अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी इंतखाबात के बाद एक दरवाज़ा खुल गया या एक उम्मीद सी जाग गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को। मामला कुछ यूँ है कि एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी साहब से बात करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी साहब ने इस बात का इजहार किया है कि इमरान खान साहब के केस के बारे में उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों और पाकिस्तान में तमाम तर मामला चल रहा है, इसको वो अमरीकी नामजद करदा सदर ट्रंप के सामने उठाएंगे। और इस बात का भी उन्होंने इजहार किया कि ट्रंप ना सिर्फ इमरान खान से मुतल्लिक नर्म गोशा रखते हैं बल्कि जो सारा कुछ चल रहा है इस मामले के ऊपर तशवीश का भी इजहार कर चुके हैं। अब इस मामले के ऊपर दो राय पाई जा रही है, न सिर्फ बाहर से बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी। इसको हम अपने तजियाकारों के सामने रखेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब का बयान बड़ा इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं कि अगर ऐसा होता है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमरीका या ट्रंप से मदद मांगने जाती है खान साहब के लिए, तो ये तो बल्कि हुकूमत पाकिस्तान और जो खान साहब है उनके मुखालिफिन के लिए फ़ायदेमंद होगा। राना साहब कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी मुश्किलात में बल्कि आसानी होगी। बानी पीटीआई का जो बयानिया था यानी बैरूनी मुदाखलत का, वो फारिग हो जाएगा और ये तो मामला ही भस्म हो जाएगा कि उनकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई थी। राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है? शुरू यहाँ से करते हैं और मज़ीद इसके ज़ाविये हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन कराया आज पैनल के ऊपर इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, फ़खर दरानी साहब और आसिफ बशीर चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है। फ़खर, आप कहिएगा क्या राय है आपकी? राना साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है या फिर जिस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जुल्फ़ी बुखारी साहब बात करने की के ऊपर इशारा कर रहे हैं उसमें वज़न है? अलीना, देखिए, मेरा ख्याल है कि जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इससे ये जो हुकूमत है उसके लिए जो मुश्किलात हैं वो कम होंगी, ख़ास तौर के ऊपर जो इमरान खान का बयानिया है अमरीकी गुलामी नामंजूर वाला या एब्सोल्युटली नॉट वाला, तो इससे मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत के लिए कोई इससे जो है वो कोई इनकी परेशानी कम होगी या ज़्यादा होगी। देखें, जो इमरान खान का फॉलोअर है या जो इमरान खान का वर्कर है, वो कोई भी उनको पार्टी की तरफ से जो बयानिया फ्लोट कर दिया जाता है तो वो हमेशा उसको तस्लीम करते हैं। जो पीटीआई का वर्कर है वो तो ख़ुद अभी से मुतालबा, बल्कि आप आज से कुछ महीने पहले से पीटीआई का चाहे वर्कर हो चाहे लीडर्स हों, वो सारे यही इसी उम्मीद के साथ थे कि जो जब ये ट्रंप इलेक्शन जीतेगा तो उसके बाद इमरान खान की रिहाई के लिए ट्रंप फ़ोन करेगा और चाहे वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हो या जो सियासी क़यादत है वो मजबूर हो के इनको छोड़ना पड़ेगा। ताहम मैं ये नहीं समझता कि जो ट्रंप के हवाले से जो आज जुल्फ़ी बुखारी साहब ने कहा या जो पीटीआई की तरफ से एक बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे ट्रंप की मुदाखलत के साथ, ये मुमकिन है। माजी का भी अगर देखा जाए इसमें कोई शक नहीं कि अमरीका की तरफ से मुदाखलत होती है। बाज़ औक़ात अहम इशूज़ के हवाले से मिसालें दी जाती हैं, रेमंड डेविस की या इस तरह की कई मिसालें दी जाती हैं कि जब ये अमरीका ने मुदाखलत करके पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी की है। लेकिन ये जो मामला है इमरान खान का, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा डिफरेंट है और ऐसे भी कई मौक़े आए हैं जब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अमरीका के बावजूद मुदाखलत के या मुतालबात के पाकिस्तानी हुकूमत ने मुतालबात को नहीं माना और उसको अपना जो इंटरनल जो एक मैटर है वो करार दिया गया है। तो मैं नहीं समझता कि ये इमरान खान की रिहाई के लिए ये जो ट्रंप के हवाले से एक उम्मीदें बांधी जा रही हैं वो कोई ज़्यादा इतना जो है वो पुरुमीद हो या पीटीआई के हवाले से, क्योंकि इसमें मैं जो मेरी अपना जो एक ख्याल है वो ये है कि जो 8 मई को डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ये मुतालबा किया गया था कि इमरान खान जब तक पब्लिकली माफ़ी नहीं मांगेंगे 9 मई के हवाले से तब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, और वो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बल्कि सियासी जमातों के साथ फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत पाकिस्तान की पोजीशन होगी वो यही होगी कि इमरान खान जब तक पब्लिकली माफ़ी नहीं मांगेंगे 9 मई के हवाले से, अमेरिका को भी यही बताया जाएगा कि जो पाकिस्तान के ये जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर अटैक हुआ, ये पाकिस्तान का दाखिली मामला है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप जो है वो कोई इतना बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। और दूसरी बात राना सनाउल्लाह वाला भी कि जहाँ तक आप ये कहते हैं कि बिल्कुल जो प्रेशराइज है वो नहीं कर सकते, जैसे आप कह रहे हैं कि हुकूमत को इससे बल्कि फ़ायदा होगा, क्या अवाम प्रेशराइज नहीं कर सकते? वो प्रेशर अगर पड़ता है, इवन अगर आप जैसे कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ खान साहब को अगर उम्मीद हो जाती है वहाँ से या किसी और तरीके से भी, तो हुकूमत के लिए मुश्किल होगा। अलीना,
अवाम का जो प्रेशर के हवाले से है, हमने देखा है कि ये इमरान खान की रिहाई के हवाले से PTI ने जो है वो बारहा जलसे जुलूस भी निकाले हैं। इवन इस्लामाबाद का जो लॉकडाउन है वो किया गया, उसके बावजूद भी हुकूमत की तरफ से जो एक मौक़िफ़ बनाया गया है और ख़ास तौर के ऊपर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो मैं नहीं समझता कि ये जो अवामी अगर प्रेशर काम करना होता तो वो ऑलरेडी ये पहले ही कर चुका होता। मामला वही है कि जब तक इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे, मैं नहीं समझता कि जो पाकिस्तानी हुकूमत है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, तो फिर अगर आप ऐसा कहते हैं, माजरत फ़खर, अगर आप ऐसा कहते हैं तो फिर आप ये क्यों नहीं मानते कि राना सनाउल्लाह साहब जब ये कहते हैं कि हमारे लिए तो मुश्किल आसान होगी, फिर वो क्यों नहीं ठीक? अगर ना प्रेशर है, ना अमेरिका कोई प्रेशर डाल सकते हैं, ना आपका कोई प्रेशर होगा। ये जो अभी माजी का पिछला 1-2 महीना है उसमें ये बारहा रिपोर्ट हुआ है कि कुछ यहाँ पे मगरबी ममालिक के जो सफारतकार हैं वो भी एक्टिव हुए हैं और इमरान खान की रिहाई के हवाले से मुलाकातें की गई हैं सियासी लीडरशिप के साथ, और उसके साथ साथ जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी ये खबरें चली हैं। तो ये इवन कल ख्वाजा आसिफ साहब ने ये इस हवाले से जियो के ही प्रोग्राम में ये भी बताया कि कुछ सफारतकार हैं जो ये चाहते हैं कि इमरान खान यूरोपीय किसी मुल्क में चले जाएं। तो मैं नहीं समझता कि ये इस हवाले से भी, देखिए इसमें जो इमरान खान के हवाले से कोई बैरून मुल्क मुंतकिली का एक मामला है, वो उसकी भी जो रुकावट है वो मैं समझता हूँ इमरान खान खुद हैं, क्योंकि इस इमरान खान की गारंटी देने के लिए कोई भी, मैं नहीं समझता कि कोई तैयार होगा, चाहे वो कोई मुल्क हो या कोई इरशाद भट्टी साहब। ठीक है फ़खर, आपका पॉइंट आ गया। इरशाद भट्टी साहब, ये जो बातें हो रही हैं इसमें क्या समझते हैं, कितनी हकीकत है, पस पर्दा क्या कुछ चल रहा है? ऑल्सो जो हमारा बुनियादी सवाल है, जुल्फी बुखारी साहब बात तो कर रहे हैं, लेकिन फिर हमारे पास असद कैसर या अलीमा खान टाइप लोग भी हैं जो कि कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा, हम होने नहीं देंगे। ये PTI में भी इसके ऊपर दो मुख्तलिफ राय, और कौन सी गालिब आ सकती है? मैडम शेख, ना कोई खड्डा ना कोई जंप, जीवे साडा ट्रंप, जीवे साडा ट्रंप। ना CNG स्टेशन ना पेट्रोल पंप, जीवे साडा ट्रंप, जीवे साडा ट्रंप। मैडम शेख, आपके सवाल पे आने से पहले सॉरी कामला दीदी, बैड लक, काश हमसे रहनुमाई ले लेती, काश हमारा मॉडल फॉलो कर लेती, थोड़ा सा अपने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर फोकस कर लेती, ट्रंप पार्टी टूट जाती, ट्रंप से इंतखाबी निशान ले लिया जाता, इंतखाबी नताज रुक रुक कर आते, इंटरनेट बंद हो जाता, फॉर्म 47 वजूद में आ जाता, और आज विक्ट्री स्पीचें आप फरमा रही होती, ट्रंप नाअहल होकर जेल में बैठा होता। सॉरी कामला दीदी, आपके पास ना तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम का कोई ऑप्शन था, ना भुट्टो ज़िया के मिलाने का कोई ऑप्शन था, आपके पास दोबारा गिनती का मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ऑप्शन भी नहीं था कामला दीदी। सॉरी कामला दीदी, बैड लक। मैडम शेख, आप और राना सनाउल्लाह क्या चाहते हैं? शरीका नू अग लग दी, मट्ठी मट्ठी अग लग दी, यानी आप चाहती क्या हैं कि ट्रंप साहब जिन्होंने 3 चाबियां बना ली हैं हमारे इमरान खान साहब के सेल की, अच्छा। आप चाहती हैं कि जब वो सेल का दरवाज़ा खोलें तो आगे से इमरान खान कहें एब्सोल्युटली नॉट? ना मैडम शेख, ना, हम एक मरतबा एब्सोल्युटली नॉट करके भुगत चुके हैं, अब हम कहेंगे एब्सोल्युटली यस। अच्छा, शरीका नू आग लग दी, मट्ठी मट्ठी आग लग दी। और मैडम शेख, एक आप मुझे बताएं, आप कितनी मेरे बारे में अच्छी राय रखती हैं? आप कम से कम यही कह देती कि ये इरशाद भट्टी ने हमें अंसार अब्बासी साहब से पहले बता दिया था इसी प्रोग्राम में। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बात है। ये बात बिल्कुल सही है। जुल्फी बुखारी साहब के ट्रंप फैमिली के साथ ताल्लुकात हैं। अभी मैं आगे भी बताता हूं कि जो अंसार अब्बासी साहब को नहीं पता गालबन, वो भी बताता हूं। सर, ये ऑन रिकॉर्ड आया ना, आपने तो हमें जराए से बातें बताई थी ना। जी जी, जराए से बताई तो बात करके बताने से जराए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना मैडम शेख। नहीं, सर बेहतरीन हो गई। आप वाटर कूलर आपका हुआ, अब बताएं बाकी क्या बात है? नहीं, वाटर कूलर नहीं, टीवी लूंगा। हर मरतबा वाटर कूलर दे के साइड से निकाल देती हैं। हमें टीवी भी नहीं मिलता, अखबार भी नहीं मिलता, वर्जिश भी नहीं करने देती, वॉक भी नहीं होने देती। आप चाहती क्या वाटर पीते रहे हम? अच्छा मैडम शेख, आप ये मुझे बताएं कि 2 बंदे कत्ल कर देने वाले रेमंड डेविस साहब रुक गए थे पाकिस्तान। नवाज शरीफ साहब जद्दा रोक लिया था हमने उनको। नवाज शरीफ साहब को लंदन जाने से रोक लिया था हमने। नवाज शरीफ साहब को लंदन वापस आने से रोक लिया था। और मैडम शेख, राना सना साहब से ज़रा ये पूछें कि कौन सा बयानिया हमारा फारग हो जाएगा?
हालांकि राना साहब अगर इखलाकी तौर पर, जमहूरी तौर पर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बात वो ठीक कह रहे हैं कि एक अमेरिका ने हुकूमत गिराई और दूसरे ने बनाई, लेकिन हम बनाई की बात नहीं कर रहे, हम मरहम लगाई की बात कर रहे हैं। और ट्रंप अपने भाई की बात कर रहे हैं। ट्रंप और हम में कोई दो डिफरेंट चीज़ें थोड़ी हैं, हम तो एक ही हैं। अब उधर ट्रंप आ जाना, इधर हमने भी वज़ीर आज़म बन जाना है कुछ अरसे बाद। तो ज़रा राना साहब ये बताएं कि आपकी पार्टी में हल्की हल्की परेशानी क्यों है? मुबारकबाद देने में जल्दी, ट्वीट एंड डिलीट करने में, पुराना जो आपने ट्रंप और इमरान खान को मिलाया था उसमें हल्का फुल्का परेशानी क्यों है ऐसी? वैसे जब हमने, मैडम शेख एक सवाल है आपके सामने, जब हमने बयानिया बनाया था कि आपने हमना मान लिया था कि रिजीम चेंज अमेरिका ने किया है, अब बड़ा आप मान रहे हैं कि क्यों जी अमेरिका क्यों आए? तो मैडम शेख आपको अगली खबर देता चलूं कि जुल्फी बुखारी साहब नहीं, मैं उसमें से वो चीजें निकाल रहा था जो नहीं बतानी थी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, सब बताना है। अच्छा, जुल्फी बुखारी साहब बता चुके हैं, कह चुके हैं, गालिबन उन्होंने इधर नहीं बताया कि ट्रंप के इलेक्शन के दौरान इमरान खान का मुद्दा लेकर एक बासर पाकिस्तानी मिला था ट्रंप साहब से, और ट्रंप साहब को उसने सारा कुछ बताया था। और ट्रंप साहब ने कहा था कि मैं यकीनी बनाऊंगा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। और ट्रंप साहब की बहू से भी मिल चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कज़न, और उन्होंने भी यकीन दिलाया कि अगर हम जीत गए, ये इलेक्शन रिज़ल्ट से पहले की बात है, तो हम कोशिश करेंगे। और अब करने क्या जा रहे हैं, एक वाइट पेपर तैयार हो रहा है मैडम शेख, मेरी अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से बात हुई। अच्छा। वाइट पेपर जो पिछले 3 सालों में हुआ है वो इस नई कांग्रेस और सेनेट और ट्रंप इंतज़ामिया को दिया जाएगा। लॉबिंग तो ऑलरेडी शुरू थी, अब उन्होंने जो ट्रंप के मुतवक्का वुज़रा हैं उन पर फोकस किया हुआ है, और वो जल्द से जुलूस रैलियाँ निकालेंगे, और सोशल मीडिया कैंपेन चलने वाली है, डॉक्यूमेंट्रियाँ बन रही हैं, और उनको तवक्को है। यही सवाल मैंने उनसे कहा था कि ये जो आप अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, आपका बयानिया कहाँ जाएगा? उन्होंने कहा कि छोड़ो बयानिए को। अच्छा। जो कुछ हमारे साथ हो चुका है, बड़ा जुल्म हो चुका है, अब हमारी पहली कोशिश है कि इमरान खान को निकलवाना है, और वो बड़े होपफुल हैं कि अगले 2-3 महीनों में उनकी मदद हो जाएगी। अब वल्लाह आलम बिस्सवाब कि इसमें कितना कुछ हो सकता है। अमेरिका अपने मफादात के गिर्द घूमता है, और लेकिन जो पार्टी फंडिंग करने वाले हों और जो साथ देने वाले हों इलेक्शन मुहिम में, और जो बासर हों अमेरिका में, उनकी मानी जाती है। अब देखते हैं क्या होता है। ये अहम बात की है भट्टी साहब ने। मेमन, क्या समझती हैं कितना असर हो सकता है इस बात में, अगर भट्टी साहब कह रहे हैं उनके ज़राए के मुताबिक कि यकीन दिलाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और अब भरपूर मुहिम भी चलाने लगे हैं, क्या समझती हैं कुछ ना कुछ मुश्किल हो सकती है और हुकूमत की घबराहट है? नहीं रीना, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई हुकूमत को घबराहट होगी या कोई ऐसी चीज़ है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि बिल्कुल जुल्फी बुखारी साहब की ट्रंप फैमिली के साथ पर्सनल दोस्तियाँ बिल्कुल उनकी होंगी, लेकिन ये बात इस वक्त, यानी अभी तो खैर वो इलेक्ट हुए हैं और अभी तो उनकी ओथ टेकिंग भी होनी है, ये काबिल अज़ वक्त है कहना कि ट्रंप के लिए या अमेरिका के लिए जो पाकिस्तान या PTI या इमरान खान साहब जो है वो उनकी प्रायोरिटीज़ की लिस्ट में कहाँ पर आते हैं, कितना ऊपर है। क्योंकि देखें, जब ट्रंप ने जब आना है तो फिर उनके लिए जो अहम चीज़ें, फॉरेन पॉलिसी, मतलब लोकल इश्यूज तो ऑब्वियसली हैं ही है, लोकल पॉलिसीज और वो सब तो अमेरिका से रिलेटेड है, लेकिन अगर आप फॉरेन पॉलिसी पे देखें तो इस वक्त 2 जंगें हैं, यूक्रेन और गजा की। तो उसके ऊपर जो एक अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, इवन यूरोप के अंदर ट्रंप के आने से, कि क्या यूक्रेन की जो जंग है उसकी उसी तरह से सपोर्ट होगी जिस तरह पहले अमेरिका कर रहा था, या ट्रंप के आने से ये पॉलिसी बदलेगी। जहाँ तक गजा की बात है तो देखिए, उसमें तो
हमें मालूम है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो तो शायद डेमोक्रेट से भी ज्यादा प्रो इजराइल है, तो उसके अंदर तो कोई खास जी मतलब मैंने कहा कि वो वैसे मैं कह रही हूँ कि उसके अंदर तो ये तो जाहिर बात है फॉरेन पॉलिसी में 2 जंगें जिनकी फंडिंग और वो सब कुछ है, उसके अलावा जो है फिर चाइना के साथ रिलेशंस और यूरोप के साथ, क्योंकि एक वेरीनेस अगर आप पढ़े भी तो सके यूरोप के अंदर जो उनके साथ ताल्लुकात का भी ऑब्वियसली एक इशू होगा। अब जहां तक ये बात है जो राना साहब ने भी की कि जी बयानिए के ऊपर जो है, मेरा नहीं ख्याल, देखें फखर ने भी जिस तरह बात की ना कि पीटीआई के बयानिए को तो किसी चीज से भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी एक फॉलोइंग जो है वो ऐसी है कि उनको अगर खान साहब कहें रात दिन रात तो वो तो उसी तरीके से करते हैं। उन्होंने उस वक्त जो है साइफर की बात की, अब तो ये एस्टैब्लिश्ड बात है कि साइफर वाली पूरी जो एक बात थी एक झूठ के ऊपर मबनी कहानी थी। और उसके बाद ये जो मे 9 और बाकी सारी चीजें तो बाद में, लेकिन उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से पीटीआई ने पहले ही अमेरिका के अंदर लॉबिंग भी स्टार्ट कर दी थी। खान साहब की भी आपको कन्वर्सेशन याद होंगी कि वो जूम की भी सामने आई थी। तो ये जो पीटीआई ने अमेरिकन कांग्रेस के लोगों के साथ हो के थ्रू लॉबी की हो या रेजोल्यूशन हो या कोई खत जिस तरह आया था, तो उनको तो इस चीज में पीटीआई सपोर्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ऐसा नहीं है कि उनको ये चीजें नजर नहीं आ रही, तो वो इसे भी जस्टिफाई कर लेंगे अगर कोई इस तरह की चीज कभी होनी होगी कि जी वो बाइडन ने निकलवाया था तो हम ट्रंप अगर इसे रिवर्स करेंगे। लेकिन असल चीज जो है वो ये है वैसे उनकी याद दहानी के लिए कि हकीकी आजादी वो जो थे अमेरिका से चाहते थे, एस्टेब्लिशमेंट से चाहते थे, तो यहाँ से तो वो ट्रंप से ही हकीकी आजादी लेना चाहते हैं। और वैसे तो वो एब्सोल्युटली नॉट और मुदाखलत के जो इतने खिलाफ थे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि क्या है, एज लॉन्ग एज के उनके मकासद है पूरे, उनका बयानिया उन्हें पता है कि हम बना लेंगे और जस्टिफाई भी हम हर चीज कर लेंगे, क्योंकि वो जिस तरीके से यूट जिस खूबसूरती से करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी को पाकिस्तान के अंदर जो है वो करना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आसिफ, जब हम बात करते हैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, हमने अभी देखा नून लीग 2 दफा, 1 दफा भी नहीं, पहले जब सऊदी अरब गए उसके बाद अब लंदन, तो क्या एग्जैक्टली वही चीज़ नहीं हुई और फिर वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी हो गई क्योंकि जो सलूक यहाँ पर हो रहा था, फिर दूसरी दफ़ा मेडिकल ग्राउंड्स थे। अगर इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, इलेक्शन, खान साहब के साथ सलूक, व्हाटएवर, सही गलत वो हम डिबेट कर सकते हैं, तो क्या ये बिल्कुल एक अनोखी बात होगी? जी, मैं महमल जो हैं उनकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ, क्योंकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से ख़ुद अपने जो खान साहब के अपने आप बयानिया है वो इतनी बार चेंज हो चुका है हुकूमत से निकलने के बाद कि अगर उसके अंदर इतने बड़े बड़े जंप और झोल हैं कि अगर कोई जी शऊर लोग उसको एक किसी थ्योरी को बिलीव करते तो दूसरी को अडॉप्ट करने में उन्हें कुछ देर लगती। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की ज़्यादातर सियासी जमातों ने अपने पब्लिक परसेप्शन के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है, वरना वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए से मुस्लिम लीग नून भी इतनी जल्दी ना भागती। तो मेरा ख्याल है सियासी जमातें ये समझती हैं कि ताकत के हसूल के लिए उन्हें ताकतवर हलकों के करीब आना है और वो किसी भी कीमत पर आना है। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान पर बहुत बड़ा असर रसूख भी रखता है और अल्टीमेटली जो बात हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे ताकतवर हल्के मानते हैं, वो भी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की बात को बड़ा वैल्यू करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे मौके पे हम रेजिस्ट करते हैं, बात मानने में देर लगाते हैं, वक्ती तौर पर नहीं भी मानते, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका जो है उसकी बात बाय एंड लार्ज किसी न किसी शक्ल में हमें माननी पड़ जाती है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या पीटीआई के लोग जितनी तवक्कुआत बांधे हुए हैं, जिस तरीके से मिठाइयाँ बटी हैं, तो उस तरीके से तो यही लग रहा है कि जैसे पीटीआई के वर्कर्स ये समझते हैं कि सबसे पहला काम जो ट्रंप करेंगे वो इमरान खान को आके जेल से रिहाई दिलवाएंगे। हालांकि जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं कि 2-3 माह के अंदर कुछ हो सकता है, तो अभी तो ट्रंप साहब को हलफ लेने में 2.5 माह तकरीबन लग जाएंगे, उसके हल्फ के बाद ही वो इस पोजीशन में आएंगे कि उन्होंने क्या कुछ करना है। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने अगर सियासी वादे पूरे करने अपने वोटर से, तो सबसे पहले उन्हें अपने अमेरिकी वोटर्स के साथ अपने वादे पूरे करने और फिर उनकी एक अपनी इस्टेब्लिशमेंट जो है वहाँ की, उसके साथ भी उनकी एक बहुत बड़ी लड़ाई है। और जो सबसे बुनियादी बात मैं इसमें कहूँगा कि जो मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं वो मफादात पर मबनी होते हैं, ना कि जज्बात पर मबनी होते हैं। और फिर अमेरिका के पाकिस्तान से आज तक जो ताल्लुकात रहे हैं वो हमारे खित्ते की सूरत हाल को देख कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिकी ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ जो हों वो अमेरिकी मफाद के ख़िलाफ़ हों। देखें, आज जब हम पाकिस्तान और अमेरिका
अमेरिका के आइंदा ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, तो ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि 2 दिन पहले हमने सर्विसेज चीफ को जो है उनके टेन्योर को 5 साल किया है। यानी कि हमारे जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके चीफ जो हैं जिन्हें 2025 में ड्यू टू रिटायर थे, वो अब 2027 तक रहेंगे, यानी अगले तकरीबन 3.25 साल तो वो रहेंगे, और उसके बाद भी एक्सटेंशन का ऑप्शन भी होता है पाकिस्तान में। तो अमेरिका ने पाकिस्तान में जो भी ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ रखने हैं वो देखेंगे कि अमेरिकी मफादात को ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक फ़र्द या एक पार्टी के लिए अमेरिकी मफादात को जो है उस पर कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए। ये बात दुरुस्त है कि खित्ते में इस वक्त कोई ऐसी बड़ी जंग भी नहीं हो रही जिस तरह जनरल ज़ियाउल हक के दौर में या जनरल मुशर्रफ के दौर में जो है इंसानी हुकूक से पर्दापोशी अमेरिका करता रहा, सियासी मुखालफीन के साथ जो कुछ होता रहा उससे पर्दापोशी करता रहा। लेकिन आज भी पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां पे उसे अमेरिका या चीन की तरफ किसी एक तरफ जाने के लिए आगे अपने कदम बढ़ाने हैं, और पाकिस्तान की खित्ते में स्ट्रेटेजिक वैल्यू आज भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में ये बात कहनी बड़ी मुश्किल होगी कि डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के जुल्फी बुखारी साहब के साथ क्योंकि ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो अमरीकी मफादात पर हावी हो जाएंगे, और अमरीका इस बात से कतई नज़र पाकिस्तान में इमरान खान साहब की रिहाई के लिए या उनके इक़्तिदार के लिए कोशिश करेगा, और पाकिस्तान में अमरीकी मफादात के दिफा को एक और लिंक भी बताते हैं, वो कहते हैं ना सिर्फ ये बल्कि जो कैंपेन में भारी भरकम डोनेशंस थी वो भी उनकी तरफ से थी जिन्होंने खान साहब का मुद्दा उठाया, और उसकी तो क्या वो अपने जो डोनर्स हैं उनकी भी डिमांड्स वगैरह पूरी नहीं करेंगे? देखें, अमरीकी मफादा जो इलेक्शन होते हैं, मैं क्योंकि ACYPL के प्रोग्राम में वहाँ जाके भी देख चुका हूँ कि वहाँ पे इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो बहुत बड़े बड़े डोनर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिसी में उनकी बात भी सुनी जाती है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता कि कोई इतनी बड़ी डोनेशन की गई है, या अमरीकी इस दफ़ा के इंतखाबात में हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी उसका कोई डिफाइनिंग रोल था, ऐसा नहीं था। हमारे जो आप देख लें कि जो स्टेट स्विंग हुई हैं जिसमें से 4 ट्रंप ने जीती हैं, जिसके बाद ही उनकी विक्ट्री जो है वो यकीनी हुई है, उसमें आप देख लें कि हमारे लोगों का रोल जो है वो कितना है। तो मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप शायद किसी वक्त यहाँ पे इंसानी हुकूक की कोई छोटी मोटी बात तो करें, कोई बयान दे दें, लेकिन वो खित्ते में और पाकिस्तान में अमरीकी मफादात को मद्देनज़र रखेंगे, और अमरीकी मफाद को अगर वो मद्देनज़र रखेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो उन बातों पे फिर शायद ज़्यादा जोर नहीं दे पाएंगे जिनकी तवक्कुआत हमारे PTI वाले दोस्त कर रहे हैं। तो ये तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हाई हैं, और मुझे लगता है कि ये इतनी ज़्यादा हाई हैं PTI के दोस्तों की तवक्कुआत कि कुछ अरसे बाद दोबारा एब्सोल्युटली नॉट का नारा इनकी जानिब से लगाया जाएगा, और शायद ये उस मौके पे लगे जब कोई अंगूर खट्टे वाली सूरत हाल होगी, शायद उस वक्त ये नारा दोबारा लगेगा। कुछ कहना भी चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं गालिबन, प्लीज मुख्तसर रखिएगा। मैडम शेख, अंगूर खट्टे होते हैं या मीठे होते हैं ये तो बहरहाल अंगूर का दाना मुंह में आएगा तो पता चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, ख्वाजा आसिफ साहब सच नहीं कह रहे। इमरान खान आखिरी बंदा होगा जो मुल्क छोड़ कर जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब इमरान खान को नवाज शरीफ ना समझें। तीसरी बात, मुस्लिम लीग नून उतनी परेशान है गालबन जितना यूक्रेन का सदर परेशान है इस वक्त। पता नहीं इनको क्या परेशानी है, सारे बोल रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ट्वीटें अपनी डिलीट कर रहे हैं। ये तो इमरान खान और ट्रंप को एक मिलाते थे, अब परेशान हैं, ट्वीटें डिलीट कर रहे हैं, हाय वो तो नहीं करेगा, हाय वो तो नहीं करेगा। आखिरी बात जो मैडम शेख एक बताना चाहता हूँ कि ये अभी मेरे भाई ने कहा कि अहम किरदार अदा नहीं किया। देखिए, मैंने जो आज बात की है, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, ये ज़ाहिर फील्ड के आदमी हैं अमेरिका के इंतखाबात के, लेकिन जितना इस बार पाकिस्तानियों ने फंडिंग की है रिपब्लिकन में, और फिर जो एक फ्लोरिडा में डिनर हुआ है, मुझे उन्होंने कहा था वो आपने नहीं बताना, जो ट्रंप और उनकी फैमिली का पाकिस्तानियों का किया था, 5 पाकिस्तानी थे। अच्छा। और जिसमें उन्होंने सारा वो बताया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ। देखिए रिजल्ट क्या निकलता है मुझे नहीं पता। ऑन सीरियस नोट, वो रिहाई दिलवा पाते हैं, नहीं दिलवा पाते, वो कुछ असर डालते हैं। सर मेरा ख्याल है बात आसिफ भी यही कर रहे थे, वो ये कहना चाह रहे थे कि बेशक
डोनेशन की होगी, उसमें कोई मुगलता नहीं, लेकिन मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ तक मानते हैं वो एक बिल्कुल अलग बात है। ऑल्सो कि जो वोट आए उसमें उन जो एक डायस्पोरा है हमारा, उसने कितना किरदार अदा किया, ये भी देखना ज़रूरी है, जिसके ऊपर आप दोनों की राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। बहरहाल जी, हमारे पैनल की आपने राय जानी। एक और बड़ा अहम सवाल है जुडिशल कमीशन के ऊपर। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद हम बात करें। वेलकम बैक। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में मुल्क की पहली आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। 2 माह के लिए तश्कील दिया गया है, जिसमें 7 जजेस शामिल हैं। आगे जाकर आपको इसकी डिटेल्स बताएंगे। 7-5 की अक्सरियत से ये फैसला हुआ जुडिशल कमीशन के इजलास में, जिससे जस्टिस याह्या अफरीदी यानी चीफ जस्टिस मंसूर शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, उमर अयूब और शिबली फराज साहब ने मुखालफत की और ये तजवीज़ दी कि फुल कोर्ट का जो है वो बेंच बनाना चाहिए, आईनी बेंच। तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी एक ख़त भी लिखा गया है जो 2 सीनियर जजेस हैं, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब, उनकी जानिब से। इसको भी हम ज़ेर बहस लाएंगे। बट सवाल हमारा कुछ यूँ कि जो आईनी बेंच तश्कील दिया है, इसके ऊपर हमारे तज्ज़ियाकारों की राय क्या? फ़खर, आप सबसे पहले बताइएगा। बिल्कुल, मेरा ख्याल है अलीना, देखें ये अच्छा ही एक स्टेप है और इसी वजह से ही जुडिशल कमीशन ने इसकी जो है ये 7 रुकनी बेंच की और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जो है उसका सरबराह बनाने के हवाले से ये फ़ैसला किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा इसलिए भी है, पहली बात तो ये है कि ये जो एक कुछ रिजर्वेशंस थी या कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे या ख़दशात थे जो हुकूमती जो जमातें हैं उनके हवाले से भी कि 26वीं आईनी तरमीम का आगे फ्यूचर क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको चैलेंज करते हुए कोई इसके हवाले से स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है या नहीं। मेरी कुछ दिन पहले बात भी हुई थी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के करीबी ज़राए से, तो उन्होंने भी इस हवाले से अंदिया दिया था कि वो 26वीं तरमीम के आइनी पहलुओं को एग्जामिन करना चाहते हैं और उसके हवाले से वो रिफ्लेक्ट भी हुआ। जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने ख़त लिखा उसमें भी उन्होंने ये कहा कि 26वीं आइनी तरमीम को जो है वो टेकअप करने के लिए, तो ये जो जुडिशल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने का मामला है और जुडिशल कमीशन की जो कंपोजिशन है, मैं ये समझता हूँ कि ये इटसेल्फ एक बड़ा पॉजिटिव जो है वो एक स्टेप है, क्योंकि इससे ये जो खदशात थे कि 26वीं आईनी तरमीम का फ्यूचर क्या होगा वो भी अब ये इससे बज़ाहिर यही लगता है कि अदलिया ने भी इस 26वीं जो आईनी तरमीम है उसको अपेरेंटली ये बज़ाहिर वो तस्लीम कर लिया है। और दूसरा, जहाँ तक बात है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसकी कंपोजिशन के हवाले से, इसमें पहले से ही ये जो अच्छी बात है वो ये है कि तमाम सूबों को इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलने के हवाले से जो पहले से ही ये मुतालबात किए जा रहे थे कि तमाम सूबों को इसमें बराबर की वो नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। गो कि इस टाइम जो खैबर पख्तूनख्वा है उससे एक जज को वो दिया गया है, बाकी जो सूबे हैं उनको 2-2 दिए गए हैं, क्योंकि इस टाइम जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ जस्टिस दूसरे हैं वो इस जो बेंच का हिस्सा नहीं है। शायद जो आप मजीद जजेस ऐड होंगे। ठीक है, पॉइंट नोटेड फ़खर। लेकिन ये आपने इंटरेस्टिंग बात की कि आपके ख्याल में अदलिया ने तस्लीम कर लिया एक तरह से 26वीं आईनी तरमीम को। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा आपकी इस बारे में क्या राय है? ये जो सरबराही देना अमीनुद्दीन साहब को दुरुस्त था? मैडम शेख, वैसे एक बड़ा हसीन इत्तफाक है कि हुकूमत पहले दिन से ही 26वीं आईनी तरमीम जिसने आज़ाद अदलिया ख़त्म कर दी उसको तो बात एक साइड पे रखिए, उससे पहले ही हुकूमत हमें ऐसा लग रहा था कि यानी हुकूमत अभी बोली भी नहीं थी कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब से जान छुड़ाई जाएगी, और वैसे ही हुआ। और आईनी बेंच बनने से पहले ही लग रहा था कि अमीनुद्दीन साहब इसके सरबराह बनेंगे, और ऐसा ही हुआ। और अब क्या है, अदलिया तकसीम है, 2 अदालतें हैं, 2 चीफ जस्टिस हैं। इसको आईनी बेंच मत कहिएगा, इसका झकावा दिया है, एक बहलावा दिया है। एक्चुअल ये आईनी अदालत ही इसको कह लीजिए कि जितने इख्तियारात इसके पास हैं, जो कुछ ये सुनेंगी और जो अब आगे जजेस इंडक्ट होंगे उसके बाद जो होगा वो भी आपके सामने है। और आप अंदाज़ा करें मैडम शेख कि वो हुकूमत, वो पार्लियामेंट जो पटवारी या सिविल जज नहीं लगा सकती, वो अब चीफ जस्टिस बना चुकी है और वो आईनी बेंच बना चुकी है, वो जजेस लगा चुकी है और वो मनपसंद के जज लगा चुकी है और मनपसंद के जज और आएंगे। भट्टी साहब, आप ये कह रहे हैं, बट फ़खर ने ये कहा कि अदलिया ने एक तरह से उनका तासुर ये तस्लीम कर लिया है जो तरमीम हुई है उसको। कौन सी अदलिया ने तस्लीम कर लिया है? कितनी आप रेफरेंडम या कोई राय शुमारी हो चुकी है? 6 लोग जो इधर आए आईनी बेंच में उन्होंने तस्लीम किया है, अमीनुद्दीन साहब ने तस्लीम किया है।
या अफरीदी साहब ने तस्लीम किया, बाकी अदलिया सारे का कोई उनका आ गया सामने हमारे? फखर कुछ कहना चाहेंगे? शऊर पाकिस्तानी, कोई बाशऊर पाकिस्तानी जिसमें थोड़ा सा भी अकल होगा, जो किस नहीं ऐसा ना कहे सर, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, ऐसा अकल वकल ना कहे, अल्फाज का चुनाव हम जरा बेहतर कर लेते हैं। जिसमें जरा बराबर भी कोई ऐसा जो थोड़ा सा नॉलेज रखता होगा लॉ का, कानून का, या जो आजाद अदलिया चाहता होगा, इसको आसान लफ्जों में यूं कर लें, वो इसका 26वीं आईनी तरमीम के हक में होगा, इस आईनी बेंच के हक में होगा। ठीक है। और जो जज हुकूमत लगाए, चीफ जस्टिस हुकूमत बनाए, आईनी बेंच हुकूमत बनाए, जुडिशल कमीशन में हुकूमत की, हो गई ना बात मुकम्मल सर। कमेटी में 2 ताई हुकूमत, तो समझ आ गई आपकी बात सर, समझ आ गई आपकी बात। अब जवाब देने का मौका दे दें प्लीज। फखर प्लीज मुख्तसर रखिएगा। देखें, ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं ना कि किसने तस्लीम किया है, कौन से जजेस ने किया है, पहली बात तो ये है कि जो जुडिशल कमीशन की एक कंपोजिशन हुई, उसके बाद जो इजलास हुआ, उसके नोटिफिकेशन किसने किया है? वो चीफ जस्टिस ने किया है। और चीफ जस्टिस कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सरबराह हैं। अगर वो इसी आइनी तरमीम के तहत ही ये जो जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन और फिर उसकी मीटिंग बुलाना, फिर उसके बाद इतना बड़ा इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील और ये सारा कुछ ये नोटिफाई हो जाना, ये भट्टी साहब पता नहीं ये किस उसमें कह रहे हैं कि ये किसी ने तस्लीम नहीं किया, यही तस्लीम होता है। और यही जो इसी से मुराद तस्लीम करना होता है। एक छोटी सी ब्रेक की मुझे इजाजत दीजिएगा, वापस आते बाकी दोनों तज्जियाकारों की राय जानेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच कायम हुआ है, उसी के ऊपर अपने तज्जियाकारों की राय जान रहे हैं। महमल, देखिए रीना, मेरे लिए तो ये कोई खास सरप्राइजिंग चीज़ नहीं थी। जब ये आईनी बेंचेस की बात हुई तो जो नाम सर्कुलेट हो रहे थे उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का नाम बिल्कुल था। और एक जो चीज़ हमने देखी है ओवरऑल के, अगर आप अदलिया के बारे में देखें, बेशक वो पास्ट की हो, अभी जो है बहुत सारे जजेस जो हैं वो एक पॉलिटिकल या कंट्रोवर्शियल वो हो गए हैं कि या इस साइड पर है या उस साइड के ऊपर है। अच्छा, अब जो इस तरह जो ये बेंच फॉर्मेशन हुई है, जो ये आईनी बेंच, उसके अंदर जो है कि ऐसे लग रहा है कि जिस तरह हुकूमत ने कुछ चीज़ें जो अपने लिए भी सेफ गार्ड की हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवेंचरिज्म का जो खतरा है वो अब नहीं होगा इस आईनी बेंच की तश्कील के जरिए। तो ये जो चीज़ें, मेरा नहीं ख्याल कि ये सरप्राइजिंग है, तो इसलिए ये मेरा तो इसके ऊपर ये ओपिनियन है। बट अमीनुद्दीन साहब के आने से क्यों हुकूमत को भरोसा है कि एडवेंचरिज्म नहीं होगा? नहीं ना, जो पूरे यानी कि बेंच की जो पूरी तश्कील है, खाली अमीनुद्दीन साहब और जो यानी कि उसके अंदर जो नंबर, बट ये जो सारे 7 जजेस हैं, इसकी क्या पोजीशन से ये तासुर आपको क्यों लगता है? देखिए लीना, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि काफ़ी जजेस का आप पता है कि वो कौन इस साइड पर है, कौन उस साइड के ऊपर है, तो उसके अंदर जो है जो नंबर्स इस तरह से लगते हैं बज़ाहिर कि ये हुकूमत के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एडवेंचरिज्म का खतरा नहीं होगा। ठीक है, थ्रू दीज बेंच। आसिफ, क्या राय आपकी? जी अलीना, ये जो आईनी बेंच बना है, मेरा उसके ऊपर एक बहुत टेक्निकल किस्म का एतराज़ है। मेरा एतराज़ ये है क्योंकि जुडिशल कमीशन की जो तश्कील है, जिसने ये बेंच बनाया है, उसके बाद हमें अदलिया के अंदर जो आइंदा तैनातियाँ हैं उसके हवाले से भी मैं कोई ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। और फिर बाद में हम कहते हैं कि जी सियासतदानों का रोल नहीं है, और सियासतदानों का, देखें अब ये जो आईनी बेंच बना है, होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो बेहतरीन आईनी दिमाग हैं, जो बेहतरीन जजेस हैं, उनको लाया जाता। अब इस बेंच के जो सरबराह हैं काजी अमीनुद्दीन खान, देखें वो सिविल मैटर के वकील रहे हैं सारी ज़िंदगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वकील नहीं थे। अब आपने उनको इसका सरबराह बना दिया है। आप मुझे बताएं कि मेरा एक, ठीक है मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज हूं, इनकी कोई पीएलडी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट रिपोर्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे हमने उनको चुनने के अंदर वो क्राइटेरिया मीट नहीं किया जो असूली तौर पर होना चाहिए था। इसी तरह ये जो 7 जजेस हैं, इनमें मेरी राय में हमें सीनियरिटी को भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए था कि जो जिन लोगों की ऐसी जजमेंट्स हैं पीएलडी के अंदर के कानून की कोई नई जूरिस्प्रूडेंस जिन्होंने मुतारफ़ करवाई, जिनको कोट किया जाता है पूरी दुनिया में, उनको छोड़ के हमने बहुत सारे वो जजेस लाए हैं जिससे ये तासुर तकवीयत पकड़ता है कि हम शायद अपनी मर्जी कोई फैसले लेना चाहते हैं। अब मुझे अफसोस इस बात का है कि जो हमारी सुपीरियर जुडिशरी थी इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, वो इसमें से बहुत सारे नामों को इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि अक्सरियत और अक़लियत का फैसला वो था, अक्सरियत की बात मानी गई और अक़लियत की नहीं मानी गई। अब मामला ये है कि जो जुडिशल कमीशन हमने बनाया है, मेरी ज़ाती राय में हमारे यहाँ, क्योंकि हम जो अपनी स्वाबदीद जहाँ भी होती है
वो पावरफुल लोगों के हक में इस्तेमाल करते हैं। तो होता यह है कि जुडिशल कमीशन में भी हम जितने ज्यादा स्टेक होल्डर्स बिठाते हैं वहां पे फिर भाव ताव शुरू हो जाता है कि 2 मेरे 2 तेरे। आज तक पाकिस्तान में जुडिशरी की अपॉइंटमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कहीं पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारे वो नाम डिस्कस होते हैं जो जुडिशल, जो पहले चीफ जस्टिस के ज़हन में आते थे, उससे पहले सदर पाकिस्तान के ज़हन में आते थे, और अब एक कमेटी है उसके ज़हन में आते हैं। पाकिस्तान का कोई काबिल तरीन वकील कितना ही लॉ नोइंग हो वो अप्लाई नहीं कर सकता, उसके नाम पे गौर नहीं हो सकता, क्योंकि जुडिशल कमीशन के अंदर बैठे हुए लोगों ने उसका नाम नहीं किया। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हमने जुडिशरी की अपॉइंटमेंट के तरीके में मजीद बेहतरियां ना लाई तो हमें इन जुडिशल कमीशन, हमें फिर कोई और तरमीम भी लानी पड़ेगी, और उसके तहत हमें सुपीरियर जुडिशरी के अंदर जो है वो अच्छे जजेस उसी सूरत में लाएंगे। पॉइंट आ गया आसिफ आपका। महमल कुछ ऐड करना चाह रही थी, प्लीज मुख्तसर तरीन। जी अलीना, मैं एक तो ये बात कहना चाहती थी कि एक तो अब नए जजेस जब इंडक्ट होंगे तो हम देखेंगे, जाहिर बात है 2 माह के लिए ये है, उसके बाद क्या चीज़ होती है। दूसरी चीज़ अलीना, मैं एक दफ़ा पहले भी कह चुकी हूँ कि देखिए यहाँ पर कोई सीनियरिटी मेरिट के ऊपर नहीं होती, यहाँ पर होता है कौन पहले एलिवेट हो गया उसकी सीनियरिटी बन जाती है। तो एक ये चीज़ भी हमारे सामने यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार जैसे भी चीफ जस्टिस रहे हैं कि जिनकी क्या जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर उनका क्या ही होगा। नहीं, लेकिन हम तो लाए ये पैकेज जो थे वो इस लेवल के नीचे थे ना कि इस्लाहात हैं और आईनी इस्लाहात हो रही हैं। बहरहाल जी, हमारे पैनल के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जा रहा है, इससे मुताल्लिक आने वाले दिनों में मजीद भी बहस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।